बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का जो है जनाब तैयार करना स्टार्ट किया है और आजकल हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के रूल्स के ऊपर। इनकम फ्रॉम सैलरी तक की डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर तक जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कुछ रूल्स और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपका इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड कुछ रूल्स जो है वो रिवाइज करेंगे हम, और हमें मौका मिलेगा ये सीखने का कि किस तरह से हम रूल्स को अप्लाई करेंगे। आप तमाम पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, उसका फॉर्मेट अपने पास बनाएं, रूल्स को रोजाना की बुनियाद पे याद करें। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये हमारी दूसरी इनकम है। इसके लिए आपको पेपर में कुछ चीजें वो आपको देगा ऐसी जो इनकम फ्रॉम सैलरी में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हुआ करेंगी, और कुछ चीजें ऐसी देगा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस हमने करनी है। तो हमें हर वो चीज का पता होना चाहिए जो जो ऐड हो रही है, और हर उस चीज का पता होना चाहिए जो जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होनी है, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आना है वो आंसर जो है वो हमारी टैक्सेबल इनकम की तरफ जो है वो जाएगा, और हम उस पे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो फिर आज हम जो है वो बात कर रहे हैं कि जब भी उसने सवाल के अंदर हमें रेंट रिसीव दिया हो, रिसीवेबल दिया हो, फेयर मार्केट रेंट दिया हो, इन तीनों अमाउंट्स को अगर उसने दिया है तो हमने वो लेनी है जो हायर है इन तीनों में से। और अगर तीनों में से दिया सिर्फ एक है तो ठीक है, हम उसी अमाउंट को लेंगे, उस रेंट की अमाउंट को लिख के उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। वो कौन सी चीजें हैं? वो टोटल ये 6 चीजें हैं जो हमने ऐड करनी है। पेपर में वो आपको इन 6 में से कोई एक दो दे सकता है, तो अगर वो इन 6 में से कोई एक दो देगा तो आप उसको ऐड करेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जब हम रेंट रिसीव्ड की अमाउंट लिखेंगे तो उसमें ऐड क्या क्या होना है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें ऐड होना है? 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। सवाल के अंदर वो एडवांस भी बताएगा कि इतना एडवांस था जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था, आपने घर जो है वो किराए पे दिया, तो उस घर का आपने इतना एडवांस लिया, तो जितना एडवांस उसने बोला होगा उस एडवांस का आप लोगों ने 1/10 लेके तो रेंट रिसीव के अंदर ऐड करना है। और क्या ऐड करना है? टोकन मनी एज फॉरफिटेड डिपॉजिट। आपको पता है कि जब हमने किसी से कोई घर वगैरह किराए पर लिया हो तो हम बयाना कुछ देते हैं, वो जो बयाना देते हैं वो फॉरफिटेड डिपॉजिट होता है हमारा। क्या मतलब कि ये जनाब गया, ये आपको वापस नहीं मिलेगा जो आपने बयाना दिया है। तो अगर ऐसा कुछ उसने सवाल के अंदर बताया हो, टोकन मनी एज फॉरफिटेड डिपॉजिट, तो आपने उसको भी किसमें ऐड करना है? रेंट रिसीव्ड में या रेंट रिसीवेबल में या फेयर मार्केट रेंट में। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज है, एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट। टेनेंट कहते हैं किराएदार को। आपका किरायादार है और वो आपके हिस्से का कोई खर्चा पे करता है, जैसा कि प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो पे करना होता है मालिक ने, लेकिन अगर वो आप खाते में डाल दें किराएदार के कि भाई तुम अदा करो, तो वो जो किराएदार ने आपके हिस्से का किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंस पे किया होगा तो वो भी जनाब आप रेंट रिसीव्ड के अंदर ऐड करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का वो हिस्सा होगा। इसके बाद है इररिकवरेबल रेंट रिसीव्ड। आपका रेंट माना गया था, आपको पता था कि ये तो नहीं मिलना, लेकिन वो बाद में रिसीव हो गया, तो वो भी जनाब आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ये भी आपका इसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। और आखिरी चीज है रिपेयर चार्जेस पेड बाय टेनेंट। क्या आपके घर का कोई खर्चा है जो रिपेयरिंग से रिलेटेड है और वो आपका टेनेंट पे कर रहा है, तो आपने क्या करना है? जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसका 1/4 लेके इसमें ऐड किया करना है। सर रेंट चार्जेबल टू टैक्स कौन सा है? भाई ये आपका जो रेंट रिसीव्ड आप कर रहे हैं ये आपका रेंट चार्ज टू टैक्सेबल हुआ करेगा, तो आपने इसका 1/4 लेके तो आपने इसमें ऐड करना है। ये वाली बात हर उस सूरत में ऐड करनी है जब भी सवाल के अंदर आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है? ये वाली बात वो पेपर में नहीं दिया करेगा, क्वेश्चन पेपर में
दे दे तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन अगर वो रेंट चार्ज रिपेयर चार्जेस पेड बाय टेनेंट सवाल में ना बताए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसका 1/4 लेके उसके अंदर ऐड करके तो फिर लिखना है। तो जब आप ये 6 चीजें जो है इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आपकी अमाउंट आएगी जिसको आप कह सकते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इसमें से फिर कुछ अलाउएबल डिडक्शंस हैं जो हमने माइनस करनी है, आने वाली क्लास में उन अलाउएबल डिडक्शंस को देखेंगे, अभी आप इनको याद करें। अब मूव करते हैं अपने एक मुख्तसर से न्यूमेरिकल की तरफ। बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी में उसने ये ब्रैकेट में आज कुछ दिया हुआ है, ये क्या है, इसको कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। ये है क्या मतलब सर, क्या आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, जब आपकी सैलरी स्टार्ट हुई फर्ज करें तो वो थी 25,000, हर साल 3,000 रुपया इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम टाइम स्केल का मतलब है 70,000 से ज्यादा आपको सैलरी पर मंथ नहीं मिला करेगी। तो सर इसकी मौजूदगी में हम क्या करेंगे भाई, इसकी मौजूदगी में जो बेसिक सैलरी है उसको तो हम टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे, लेकिन जहां जहां आप वो कहेगा ना कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, अब हम 10% और 45% ऑफ बेसिक सैलरी नहीं लेंगे। सवाल के अंदर जहां पर, जैसा कि मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जनाब देखें, इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, उसकी प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है कि प्रोविडेंट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जितने पैसे एम्प्लॉय ऐड करता है उतने ही पैसे कौन ऐड कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो जब उसने ये दिया हो तो हमने इसका रूल पढ़ा था कि आप जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 1.5 लाख, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होती है वो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं और जो बाकी अमाउंट बचती है उसके ऊपर टैक्स लेते हैं। लेकिन अब मसला ये है, जहां मैंने बोला ना 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो अब आप इसका 10% नहीं लेंगे बल्कि मिनिमम टाइम स्केल, ये पर मंथ है, इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसका 10% लेके तो वो आप यहां ट्रीट करेंगे। फिर इसके अलावा फर्ज करें कहीं और आ जाता है कि आपने सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, सैलरी का 1/3 लें, सैलरी का इतने परसेंट लें, तो वो जितने परसेंट सैलरी का लेना होगा ना, ऐसी सूरत हाल में हमने सैलरी का नहीं लेना बल्कि हमने किसका लेना है, मिनिमम टाइम स्केल का। ये मैंने क्या बोला है, आप लोग दोबारा जो है वो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें और फिर से सुने ये क्या पॉइंट पे बात जो है वो की मैंने। बहरहाल तो ये कुछ चीजें थी जिसपे हम अभी बात करने लगे हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की भी ट्रीटमेंट है, इसको भी हम दोबारा से सीखते हैं। तो बेसिक सैलरी ये हमने पढ़ा हुआ है क्या है, फुली टैक्सेबल 7,32,000। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो बोनस है ये भी फुली टैक्सेबल होता है 1 लाख। फिर उसके बाद है रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कह रहा है आपको घर मिला है, ठीक है, द अकोमोडेशन अलाउंस विल बी 15,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। क्या बता रहा है वो कह रहा है दिया आपको घर है, लेकिन अगर आपको घर ना देते तो आपको हर महीने हमने कितना रेंट देना था, 15,000। इस सूरत में हम क्या करेंगे देखिएगा जनाब, हम लिखेंगे अकोमोडेशन फैसिलिटी। अकोमोडेशन फैसिलिटी जनाब, पहला अगर हमें घर ना मिलता तो हमें क्या मिलना था, 15,000 रुपया पर मंथ, 15,000 पर मंथ। क्या आंसर आया, अगर हमें घर ना मिलता तो हमें अकोमोडेशन वो जो अलाउंस है वो इतना मिलना था, कितना 1 लाख तो 80,000। और अब क्योंकि मिला तो हमें घर है तो हमने क्या करना है, ये नहीं उसने बताया कि घर कहाँ मिला है, छोटे शहर में के बड़े शहर में, तो अगर ना बताया हो तो हमने किसका अज्यूम करना है, बड़े शहर का। तो उस सूरत में अब हमने क्या करना है, बेसिक सैलरी ये है, लेकिन अब हम बेसिक सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि सवाल के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, मिनिमम टाइम स्केल। जब सवाल में मिनिमम टाइम स्केल हो तो फिर बेसिक सैलरी सिर्फ फर्स्ट टाइम आएगी, उसके बाद बेसिक सैलरी कहीं पे यूज नहीं होगी।
तो अब क्योंकि मिनिमम टाइम स्केल दिया 25,000 ये पर मंथ है, तो हमने अब 45% लेना है मिनिमम टाइम स्केल का। तो आपका मिनिमम टाइम स्केल है 25,000, लेकिन ये तो एक महीने का है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या आया 3 लाख। तो 3 लाख का अब आप कितने परसेंट लें, 45%, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपको बड़े शहर में जो है वो घर मिला है। 1,35,000। तो अब हमने टैक्सेबल कौन सी अमाउंट करनी है, विच एवर इज हाई, विच एवर इज हाई। तो हाई कौन सी है, 1,80,000। 1,80,000 के ऊपर जो है हम टैक्स पे करेंगे। ये मेरा बेटा आपको याद रखना है। अकोमोडेशन फैसिलिटी को हमने किस तरह एंटरटेन किया आपके सामने है। उसके बाद जनाब लोन फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने मालिक से कर्जा लिया 12 लाख रुपया, और ये कौन सा लोन है, इंटरेस्ट फ्री। जब इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो हमने पढ़ा है बेंचमार्क रेट कितना, ये मेरा बेटा आपको याद होना चाहिए रूल। ये आपको परसेंटेज ये रूल्स याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं हो सकेगा। 10%, तो हमने यहां लिखना है इंटरेस्ट फ्री लोन। जी इंटरेस्ट फ्री लोन 12 लाख है। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को 2 शर्तें बताई हुई हैं कि कर्जे की रकम 10 लाख से ज्यादा हो और इंटरेस्ट का रेट 10% से कम हो तो उसको ट्रीट करते हैं। तो दोनों शर्तें पूरी हैं, कर्जे की रकम 10 लाख से ज्यादा है, 12 लाख है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से कम है। कम होने का मतलब है 0% है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है, सूद उसमें लिए नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो कर्जे की अमाउंट है उस कर्जे की अमाउंट के ऊपर कितने परसेंट ले लेंगे, 10%। ये बेंचमार्क रेट है, ये आपको याद रखना होगा। 1,20,000 ये जनाब आपका टैक्सेबल कॉलम में जा रही है अमाउंट, ये अमाउंट टैक्सेबल है। और अगली बात उसने हमसे क्या की है, कहता है एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो यहां लिखेंगे एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आप लोग प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे। तो जो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो तो होती है एग्जाम, उस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, उसको कैसे ट्रीट करते हैं हम, उसकी अमाउंट क्योंकि वो भी उतनी ही होती है जितनी एम्प्लॉयर की होती है, वो हम लिखेंगे 60,000 लिख दी। लिखने के बाद अब इसमें से हमने लेस करना है, क्या, या तो लेस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन बेसिक सैलरी नहीं लेना, अब हमें मिनिमम टाइम स्केल लेना है। और दूसरी ये बात कि अगर यहां पर सवाल में दिया होता ना डियरनेस अलाउंस, तो हमने उसको ऐड करके तो फिर उसका 10% लेना था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन हो और उसमें लफ्ज आ जाए बेसिक सैलरी, तो उससे मुराद होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, लेकिन यहाँ है ही नहीं है। तो अच्छी बात है, हम सिर्फ मिनिमम टाइम स्केल को पकड़ेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ले लेंगे 10%। उसको 12 से मल्टीप्लाई करके क्या आया था, 3 लाख। तो 3 लाख का आप 10% ले लें, 30,000 एक, ये पहली अमाउंट है। साथ में हमने लेना था और 1,50,000, नहीं जी, which ever is less will be exempt। हमने अब इन दोनों में से चेक करना है कौन सी अमाउंट कम है, 30,000 कम है। तो मेरे भाई हम 30,000 को यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 60,000 में से 30 माइनस हुआ, तो बाकी कितना रह गया, इस 30 के ऊपर टैक्स। और फिर आखिरी बात, नजर आ रहा नीचे से, नहीं नजर आ रहा, चले कोई बात नहीं। यहां मेरा बेटा मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ये नजर आ रहा था जी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की एम्प्लॉयर की अमाउंट लिख के उसमें से हमने 10% ऑफ बेसिक सैलरी, क्योंकि बेसिक सैलरी है लेकिन साथ में मिनिमम टाइम स्केल भी है, तो हमने मिनिमम टाइम स्केल 25,000 था, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 लाख आया, 30,000 उसका 10% आ गया, और साथ में रूल है 1.5 लाख, तो वो भी हमने लिखा। अपनी इन दोनों में से जो कम था उसको हमने यहां से माइनस कर दिया, तो बकाया टैक्सेबल। अब इंटरेस्ट की बारी है।
वो जो इंटरेस्ट चार्ज टू इंटरेस्ट ऑन, ये वाली बात हो रही है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो कितना है? 40,000। 40,000। अब इसका रूल है, रूल क्या है? 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी। तो आप 1/3 किसका? बेसिक सैलरी का नहीं, अब किसका? मिनिमम टाइम स्केल का। और मिनिमम टाइम स्केल को 12 से मल्टीप्लाई किया करना है क्योंकि वो पर मंथ है। तो वो आया था 3 लाख, तो 3 लाख का 1/3 क्या आया? 1 लाख। और दूसरी अमाउंट है 75,000। रूल्स जो है वो आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, आपको उन रूल्स को जो है वो मेरा बेटा जहन में रखना होगा। रूल्स नहीं जहन में रहेंगे तो आप यकीनन जो है वो नहीं कर सकेंगे। सॉरी 75,000 नहीं, 75,000 तो ग्रेजुएटी फंड का। अच्छा फिर हमने इसका क्या लेना था? वो फार्मूला यूज करना है। फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट की अमाउंट जो कि कितनी है? 40,000 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 16% से। ये 16% हमने याद रखना है, ये उसने हमें सवाल में नहीं बताना, और डिवाइड करना है गिवन रेट के साथ। और हमारे पास गिवन रेट जो है वो कितना है? 18%। ये देखिए उसने बोला हुआ है, ठीक है जी। तो हमने 16, ये 16 जो है वो हमने याद रखना है और डिवाइडेड बाय 18। क्या जवाब आया? 35,555। तो 35,555 इसमें से whichever is less will be exempt, और लेस है 35,555। तो माइनस करके क्या आया? ये जो माइनस करके आएगा ये हमारा टैक्सेबल होगा। क्या आया? 4,444 पैसे। 45 होना चाहिए। 4,445। चले जो भी आंसर है, बड़ा समझाना मकसद था कि हमने क्या करना है, प्रोविडेंट फंड की इंटरेस्ट की अमाउंट वो लिख के उसमें से 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, हमारे पास मिनिमम टाइम स्केल है तो उसका, और साथ में ये वाला फार्मूला इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 16% डिवाइडेड बाय गिवन रेट जो भी सवाल के अंदर होगा। तो इस तरह से जनाब हमने किया है, इन रूल्स को हमने अप्लाई किया है। रूल्स याद मेरा बेटा आप लोग रखेंगे तो आपको समझ आएगी। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को मुकम्मल करके तो इससे रिलेटेड कोई मुख्तसर सा न्यूमेरिकल देखेंगे। कीप वाचिंग आफ्ताब तारी ऑफिशियल।